सो स्टूडेंट्स, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस और लास्ट में हम एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव भी करेंगे। उससे पहले अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन अगर आप दबा देते हैं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। मैं हूं निवेश, आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एम्पियर सर्किटल लॉ स्टार्ट करने से पहले इंटीग्रल्स को जानना बहुत जरूरी है। उनका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देने जा रहा हूं। तो सबसे पहला जो इंटीग्रल होता है वो होता है हमारा लाइन इंटीग्रल। LI से मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, लाइन इंटीग्रल को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको कहीं ऐसा देखने को मिले DL हो या DR हो, उसके ऊपर वेक्टर का साइन हो, तो इसको हम कहेंगे लाइन इंटीग्रल। ठीक है, लाइन इंटीग्रल। और अगर यहां पर आ जाए कोई वेक्टर A तो इसको हम कहेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ A। ठीक है, अगर यहां पर B होगा तो लाइन इंटीग्रल ऑफ B, F होगा तो लाइन इंटीग्रल ऑफ F। और जो दूसरा होता है हमारा वो होता है सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल को कुछ बेस में इस तरह से S लगाया जाता है, इंटीग्रेशन का साइन होता है और DS यहां पर होता है। तो कोई वेक्टर अगर यहां पर हो B तो इसको हम कहेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ B। ठीक है, अगर यहां सिंपली DS होता, कोई वेक्टर नहीं होता, तो इसको हम सिंपली लाइन सरफेस इंटीग्रल कहते थे। सॉरी, सरफेस इंटीग्रल ये है, तो ये होता हमारा सरफेस इंटीग्रल। लेकिन यहाँ पर B भी है साथ में, तो इसको हम कहेंगे, कोई भी वेक्टर भी है, इसको हम कहेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ B। इसी तरह से C हमारे पास है वॉल्यूम इंटीग्रल। तो इसको हम कहेंगे, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। V नीचे बेस में होता है, इंटीग्रेशन का साइन होता है। यहाँ पर कोई वेक्टर C है डॉट dv, तो इसको हम कहेंगे वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ C। इस C वेक्टर का जो है वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो रहा है। अगर ये C यहाँ पर नहीं होता तो सिंपली हम ये जो साइन है इतना इतना, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन। फिलहाल यहाँ पर C भी है तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ C। अच्छा, अगर यहाँ पर तीनों जो इंटीग्रेशन के साइन है, यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा सर्कल बना देते हैं तो इस सर्कल का मतलब होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ A अलोंग क्लोज्ड पाथ। इस सर्कल का मतलब क्लोज्ड पाथ होता है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ B अलोंग क्लोज्ड पाथ, सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ C अलोंग क्लोज्ड पाथ। तो ये जो सर्कल होता है इसका मतलब क्लोज्ड पाथ होता है। इसका हम आगे यूज करेंगे। बेसिकली यहां पर इस वाले का यूज होने वाला है। तो अब हम पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लाइन इंटीग्रल ये है इतना पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, देखिए एक वर्ड यहां पर छूट गया बहुत इंपॉर्टेंट जो है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ यहां कहना बहुत जरूरी है। इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग इन दैट क्लोज्ड पाथ। यानी जो उस क्लोज पाथ में करंट फ्लो हो रहा है उसका म्यू नॉट टाइम्स हमारा होगा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बस यही है बेसिकली एम्पियर सर्किटल लॉ। इसको हम प्रूफ बाद में करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस का वहां पर यूज होगा, तो पहले हम इसकी एप्लीकेशंस को पढ़ लेंगे। प्लस मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो काम गॉस थ्योरम ने किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यहां पर वही काम करता है एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो ये हमारा कुछ नहीं है, बस एम्पियर सर्किटल लॉ इतना सा ही है। तो अब मैं एप्लीकेशंस इसके लेकर आ रहा हूं। 3 एप्लीकेशंस के हमारे पास हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है एप्स, तो वही कुछ स्टाइलिश बच्चों के लिए। तुमने एप्स पढ़ी? एप्स तो आइए एप्स पढ़ते हैं। अब पहला एप्लीकेशन जो इसका है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, CCC मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। तो सबसे पहले तो एक लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर हम बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें हमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, करंट फ्लो कराते हैं। हमने I करंट इसमें फ्लो करा दिया। ठीक है, I करंट हमने इसमें फ्लो करा दिया। तो एक मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड सेटअप होगा। किस तरह से होगा, कुछ इस तरह से यहां मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड ये सेटअप हो गया हमारा। तो अब मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमने गॉस थ्योरम में एक गॉसियन सरफेस लेट किया था या करते थे, उसी तरह से यहां पर एक एम्पीरियन लूप आप कंसिडर करेंगे इस थ्योरम में, तभी आप इसका यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे जब भी आप कोई एम्पीरियन लूप कंसिडर करें तो आपका जो
मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कवर हो जाए उस एम्पीरियन लूप से, तो डेफिनेटली ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक कैसा एम्पीरियन लूप कवर कर सकता है, एक सर्कुलर एम्पीरियन लूप। तो इसी के अलावा हमने एक एम्पीरियन सर्कुलर लूप बना लिया जिसने कि मैग्नेटिक फील्ड को भी कंसिडर कर लिया, कवर कर लिया एक्चुअली। तो अब आप समझ गए होंगे मैंने सर्कुलर एम्पीरियन लूप क्यों बनाया, ताकि वो पूरा जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है उसको कवर कर ले। तो अब देखिए इसका फायदा ये होता है हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है। बायो सेवर्ट लॉ से हमें टोटल नहीं एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। तो अब हम कह सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई। ठीक है, तो अब आप खुद देखिए कि बी हमने, अब पहले तो हम कोई डीएल इसमें कंसिडर करेंगे, तो मान लेते हैं ये डीएल है। ठीक है, ये डीएल हमारा, ये वाला पार्ट डीएल है, यहां डायरेक्शन इधर की साइड है इस डीएल की, तो डीएल की जो डायरेक्शन है वो इस साइड है। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस पॉइंट पर हम निकालना चाहें तो भाई किसी सर्कल पर वो टेंजेंशियली होती है, टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है। ठीक है, वैसे भी आप अगर इसमें राइट हैंड रूल लगाते हैं तब भी आपको यही डायरेक्शन मिलेगी। तो ये डायरेक्शन है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की और डीएल की भी सेम डायरेक्शन है, तो यानी इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, इसको आप इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, बी डी एल डॉट हट जाएगा कॉस थीटा, और थीटा मैंने आपको बताया दोनों के बीच में एंगल एक साइड में जा रहे हैं, दोनों सेम साइड में जा रहे हैं, तो 0 डिग्री होता है, तो कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, तो बी, अब ये जो बी है हमारा, हमें बी ही फाइंड करना है, तो बी हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अंदर बचता हमारे पास क्या है, डी एल कॉस 0 तो 1 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब यहां देखिए ये जो डीएल है वही ये डीएल था, ये एक डीएल ये है, डीएल 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 पूरा डीएल हम जोड़ते चले जाएंगे तो हमें सर्कल का सर्कमफेरेंस मिल जाएगा। तो आप यहां लिखेंगे डीएल इज इक्वल टू 2 पाई, रेडियस हमने यहाँ इसका नहीं माना था, तो इस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां से यहाँ का डिस्टेंस हम मान लेते हैं स्मॉल आर। स्मॉल आर बहुत बड़ा बना दिया मैंने, लेकिन ये स्मॉल आर ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई। ठीक है, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे बताइए, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो इस टर्म को पूरा इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 1/2 पाई आर इंटू म्यू नॉट आई। अब हमारा बेसिक कांस्टेंट क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, लेकिन यहाँ आ रहा है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, तो भाई न्यूमेरिकल्स में हमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जरूरत पड़ेगी। अब इसकी वैल्यू निकालने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे म्यू नॉट आई इंटू 1/2 पाई आर। अब देखिए अगर आपको नीचे 4 पाई करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कराना होगा, लेकिन ऐसे हम 2 से मल्टीप्लाई नीचे करा दें तो ये तो सही नहीं रहेगा ना कि ऊपर ना कराएं, मतलब एक बैलेंसिंग रखने के लिए हमें ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यानी अल्टीमेटली हम 1 से ही तो मल्टीप्लाई करा रहे हैं और इससे पूरा जो एक्सप्रेशन है उसमें कोई चेंज आएगा नहीं। तो अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू 2 हो जाएगा 4 पाई, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 इंटू आई यहाँ पर बचेगा 2i अपॉन आर। तो बेसिकली ये होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट, ये है सोलेनॉइड। तो सबसे पहले समझ लीजिए एक सोलेनॉइड क्या होता है। पहले तो ऊपर आप पिक्चर में देख सकते हैं सोलेनॉइड क्या होता है, उसके बाद एक सोलेनॉइड, यहाँ पर मैं आपको समझा भी देता हूँ, आप कोई इंसुलेटर लेते हैं और इसके चारों तरफ आप जो वायर है उसको बांध देते हैं, इसको पूरी तरह से वायर से आप कवर कर देते हैं, तो ये एक सोलेनॉइड बन जाता है। और उसी सोलेनॉइड में हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड उसके कारण हम निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक सोलेनॉइड यहां पर मान लेता हूं, कुछ इस तरह का एक सोलेनॉइड होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको नीचे बना देता हूं,
ज़रूरत पड़ेगी मुझे ऊपर स्पेस की। तो एक सोलेनॉइड ये मैंने बना दिया, ठीक है। और अब देखिए ये जो सोलेनॉइड है इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आपका जो एक सर्कल होता है उसके कारण इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, यहां से बाहर निकलता हुआ एक्चुअली, ठीक है, इस तरह से और ये इस तरह से एक लूप टाइप का हमारा बनते जाता है। इसको आप हटा दें यहाँ से। अगर ये 2 सर्कल्स होते तो एक्चुअली ये ऐसा होता, मान लीजिए यहाँ पर 2 सर्कल्स होते तो ये एक्चुअली इसके कारण जो बन रहा है अंदर जाता बाहर आता, लेकिन सेम टाइम पर इसको टर्न होने का टाइम मिला ही नहीं क्योंकि यहाँ दूसरा सर्कल स्टार्ट हो गया। तो इस सर्कल ने जो ये लाइन है इसको यहाँ से अपनी तरफ लिया और फिर यहाँ से बाहर निकला। कुछ इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी हुई, ठीक है। 3 सर्कल्स होते तो क्या होता बताइए, 3 सर्कल्स होते तो ये यहां से होते हुए यहां जाती, यानी धीरे धीरे ये लाइन स्ट्रेट होते जा रही है। जितने सर्कल्स होंगे, जितने ज्यादा सर्कल्स होंगे उतनी ये लाइन स्ट्रेट होते जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से सोलेनॉइड भी तो भाई हमारा क्या है, कलेक्शन है। सोलेनॉइड भी तो हमारा सर्कल्स का कलेक्शन है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो कुछ इस तरह से, यहां से अंदर और यहां से बाहर, कुछ इस तरह से जनरेट होगी, ठीक है। और यहां पर जाकर ये एक लूप टाइप का भी बनाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। ये जो डायरेक्शन होगी इसकी यहां से इस तरह से, यहां से अंदर, ये भी यहां से अंदर, ठीक है। तो ये होगी डायरेक्शन, ये होगा हमारा एक सोलेनॉइड। जो मेन सोलेनॉइड है हमारा वो अंदर, आप इस पर फोकस कीजिए, ठीक है। अब मैंने आपको बताया इसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसा सरफेस हम कंसिडर करते हैं जो ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड है इसको कवर कर ले, जिसको हम एम्पीरियन लूप कहते हैं। तो यहाँ पर एम्पीरियन लूप देखिए क्या हो सकता है, एक सर्कल तो नहीं होगा क्योंकि सर्कल अगर हम बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह का बनेगा, तो ये वाला एरिया पूरा कवर नहीं हो पाएगा। जो मेन कंडक्टर के अंदर है वही एरिया आपका कवर नहीं हो रहा है, तो ये किससे कवर होगा, ये एक यहाँ पर लाइन होगी उससे ये कवर हो जाएगा। लेकिन फिर ये लाइन यहाँ पर होगी तो ये वाला एरिया कैसे कवर होगा भाई, मैंने आपको बोला मैग्नेटिक फील्ड को कवर करना है आपको। तो यार एक रेक्टेंगल अगर आप बना लेते हैं जिसकी लेंथ इतनी होगी, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ इस लूप के, ये जो सोलेनॉइड है इसकी लेंथ के बराबर होगी, तो सोलेनॉइड की लेंथ के बराबर होगी उस रेक्टेंगल की लेंथ जिसको हम एल कह रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर बना देते हैं ऐसा कोई रेक्टेंगल, परफेक्ट नहीं बन पाया लेकिन आप भावनाओं पर जाइए, डायग्राम तो अपने आप देख लेंगे आप अगर आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको हम नाम देंगे P, ये जो पॉइंट है इसको हम नाम देंगे Q, ये जो पॉइंट है इसको हम नाम देंगे R और इस पॉइंट को हम नाम देंगे S, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल हमें लगाना है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो देखिए D डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I होता है हमारा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो यूनिट लेंथ है इस सोलेनॉइड की उसमें जो टर्न्स हैं, यूनिट लेंथ में टर्न्स है n, यानी n आपका है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और L है आपका ये जो PQ इज इक्वल टू है आपका, ये है आपका L, ठीक है। यानी ये जो रेक्टेंगल है इसकी PQ साइड है या फिर लेंथ है सोलेनॉइड की वो L है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमारे n है, ठीक है। यानी भाई इतने से पार्ट में मान लेते हैं कि यूनिट लेंथ में हमारे पास n टर्न्स है, तो L लेंथ में हमारे पास कितने पार्ट होंगे भाई, यूनिट में n है तो L में कितने होंगे, n इंटू L होंगे। और उस n इंटू L में करंट कितना फ्लो होगा भाई, अगर करंट कितना फ्लो होगा आप बताइए, खुद बताइए। करंट जो उसमें फ्लो होगा वो होगा n इंटू L इंटू I, यानी NLI। देखिए मैंने आपको क्या बताया, नंबर ऑफ टर्न्स
n है, ठीक है। पूरा जो वायर है अगर उसके टर्न्स निकालने हैं तो पूरी लेंथ के अलोंग टर्न्स कितने होंगे, n इंटू एल टर्न्स होंगे, ठीक है। तो उस n इंटू एल में करंट कितना फ्लो होगा, n इंटू एल इंटू आई, सिंपल। तो यहाँ करंट I ना होकर होगा n l I, समझ आया आपको ये, ठीक है। अब B और DL यहां पर हम लिखेंगे, मैंने आपको बताया था जैसे पिछली बार भी हमने B डॉट DL जो किया था वो किसके लिए किया था, एक सर्कल के लिए, क्लोज पाथ के लिए। तो वहां पर क्लोज पाथ सर्कल था, यहाँ पर क्लोज पाथ क्या हमने लिया है, हमारा एम्पीरियन लूप जो लिया है वो है PQRS। तो यहाँ पर आप लिखेंगे PQRS। अब डायरेक्टली तो हम इसका इतने बड़े का पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि पॉसिबल इसलिए नहीं हो सकता इसका इंटीग्रेशन करना क्योंकि इसका DL अलग होगा, इस लेंथ के लिए DL अलग होगा, इस लेंथ के लिए अलग और इस लेंथ के लिए अलग DL हमारा होगा, ठीक है। तो इसको हम तोड़ेंगे 4 पार्ट्स में कुछ इस तरह से। सबसे पहले PQ इंटीग्रेशन B डॉट DL प्लस PQ के बाद QR B डॉट DL, यहां पे वेक्टर साइन, प्लस B डॉट DL किसके लिए, RS के लिए, ठीक है। और प्लस इंटीग्रेशन B डॉट DL किसके लिए, SP के लिए, SP के लिए, किसके लिए, PQRS। देखिए इसको P भी यहां पर लगा दीजिए, PQRS, P जिससे लगे कि ये क्लोज पाथ है, तो SP लास्ट में आया। अब आप खुद देखिए, इसको मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता रहा हूं। अगर आप इसको खोलेंगे ये बनेगा BDL cos थीटा। तो थीटा यहां पर इसके अलाउंग जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड आपको साफ दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसके अलाउंग इस डायरेक्शन में हो गई, और DL भी हम यहां पर मान लेते हैं कि इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम, यानी BDL इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा PQ के लिए अगर हम बात करें तो BDL cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1, तो उसको अल्टीमेटली हम हटा ही सकते हैं, प्लस देखिए BDL, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिर से मैंने आपको देखा है कि बताया है कि ये कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। और DL अगर हम कंसीडर करते हैं तो हम इस डायरेक्शन में करेंगे, तो भाई यार ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, DL इस डायरेक्शन में, cos थीटा, दोनों के बीच में थीटा कितना है, 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होगी बताइए, cos 90 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0, cos 90 की वैल्यू 0, तो अल्टीमेटली ये टर्म 0, इस वाले पार्ट के लिए 0। सेम इसके अपोजिट पार्ट के लिए भी तो होगा। आप खुद देखिए कि यहां पर जो DL का डायरेक्शन है वो हम ये कंसिडर कर लेते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये आ रहा है इस तरफ से, इस तरह का कोई डायरेक्शन बन रहा है, थीटा 90 बन रहा है, तो QR तो 0 हुआ ही हुआ, और इसके अपोजिट PS वाला टर्म भी, SP वाला टर्म भी हमारा 0 हो गया, यानी ये 0, ये 0। कैसे हुआ, 90 का एंगल बना, cos 90 0 हुआ, BDL cos 90 BDL इंटू 0, और BDL इंटू 0 0 बन जाएगा, तो अल्टीमेटली ये टर्म्स हमारे 0 हो जाएंगे। अब बात आती है इस टर्म की। देखिए यहां पर इस पॉइंट पर हम चाहे तो इसको रेक्टेंगल को यहां तक छोटा भी बना सकते थे, ठीक है, हम बड़ा भी बना सकते थे, लेकिन ये जो सोलेनॉइड से ये पॉइंट है ये बहुत ज्यादा दूर हो जा रहा है। ये जो आर्म है रेक्टेंगल का, ये वाला जो आर्म है ये बहुत ज्यादा दूर हो जा रहा है, यानी अल्टीमेटली यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दूर जाते जाते कम होती है, तो लगभग मान लेते हैं 0 हो गई। इससे हमें आसान पड़ेगा डेरिवेशन। तो भाई जब B ही यहाँ पर 0 हो गया, RS की हम बात कर रहे हैं ना, तो 0 हमारा B ही 0 हो गया, तो भाई बताइए कि पूरा टर्म तो बचेगा नहीं, तो 0 इंटू DL तो 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। हमारे पास कुल मिलाकर बचेगा B, इसको भी बाहर ले आइए आप, DL इज इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू L इंटू आई, ये N इंटू L कैपिटल इंटू आई कैपिटल। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर हम निकालते हैं तो भाई DL बताइए, DL क्या होगा। अब मैंने आपको बताया ये साइड का तो कोई हमारा सिग्निफिकेंस नहीं रहा, इसका भी नहीं रहा, इसका भी नहीं रहा, तो बचा सिर्फ ये वाला साइड, यानी इसको ही हम इंटीग्रेट करेंगे। और मैंने आपको बताया है कि ये जो लेंथ है ये L है, तो ये हो जाएगा B इंटू L इज इक्वल टू म्यू नॉट N
एल आई, ठीक है। और ये जो एल है, इस एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा म्यू नॉट एन आई, जहां पर आई है करंट, बी है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट हमारी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी की वैल्यू है और एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई। देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की होती है इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷, तो म्यू नॉट की हो जाएगी 10⁻⁻⁷ इंटू 4 पाई, ठीक है। और n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड में उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड, सबसे पहले समझ लीजिए टोरॉइड क्या होता है। ऊपर स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर भी आप देख सकते हैं, कोई सर्कुलर आपने एक इंसुलेटर टाइप का लिया और उसके चारों तरफ वायर आपने लपेट दी, तो एक टोरॉइड हमारा बन जाता है, ठीक है। सेम इसमें कंसिडरेशन हम लेके चलेंगे, एक करंट हमने इसमें आई चला दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमारे n है इस वायर के। और देखिए इसमें एक चीज और है कि अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो भाई करंट इस डायरेक्शन में हमने फ्लो कराया हुआ है, हमने करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करा दिया है। अगर आप देखें कि मैग्नेटिक फील्ड की अब डायरेक्शन क्या होगी, तो भाई ये एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कैसे? क्योंकि एक सर्कल की वजह से मैंने आपको बताया अंदर जाती है, दूसरी फिर बाहर आती है, लेकिन यहाँ कंटिन्यूअस बहुत सारे सर्कल्स हैं, तो एक इस तरह का स्ट्रेट बनना चाहिए था, लेकिन ये सर्कल्स गोलाई में रखे हैं, तो एक गोल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, एक सर्कुलर टाइप की मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ये सर्कुलर बन रही है हमारी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन ये हो गई। देखिए अगर आप इसे टॉप से देखें तो ये रहा हमारा करंट, ये इस तरह से फ्लो हो रहा है, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, और ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल हो रही है, तो ये रही हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर अब हमें मानना हो क्या, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें गॉसियन सरफेस की तरह इसमें हम एम्पीरियन लूप मानते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि वो एम्पीरियन लूप इस फिगर को पूरा कवर कर ले, इस मैग्नेटिक फील्ड को पूरा कवर कर ले। तो भाई एक सर्कल इसको अच्छे से कवर कर सकता है, तो हमने ये बना दिया एक एम्पीरियन लूप इसी के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, और जो डायरेक्शन है इस मैग्नेटिक फील्ड की, और यहाँ पर हमने कोई एलिमेंट ये dl कंसिडर कर लिया जिसकी डायरेक्शन सेम है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो भाई बताइए क्या होगा, इस तरह से b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ वायर्स पर यूनिट लेंथ हमारी n है, तो टोटल क्या हो जाएगा करंट बताइए, इंटू एल इंटू आई, जितनी लेंथ होगी इसकी, और इसकी लेंथ कैसी दिख रही है आपको, एक सर्कल की फॉर्म में दिख रही है। सर्कल की फॉर्म में जो लेंथ होती है वो क्या होती है, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस आर मान लेते हैं सर्कल का, 2 इंटू पाई इंटू आर एन 2 पाई आर। अभी करंट तो हमने इंट्रोड्यूस कराया नहीं, तो इंटू डॉट नहीं, इंटू करंट, तो टोटल करंट होगा एन नंबर ऑफ वायर्स पर यूनिट लेंथ इंटू एल, जितनी लेंथ इसकी है 2 पाई आर इंटू आई। तो ये हो जाएगा बी। अच्छा देखिए इनके बीच में इंटीग्रेशन भी यहाँ पर है, इनके बीच में जो एंगल है मैंने आपको बताया सेम डायरेक्शन में, यानी cos 0 हो रहा है, cos 0 यानी cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तो बी डी एल यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा, वेक्टर का साइन हट जाएगा, और ये आ जाएगा म्यू नॉट आई एन 2 पाई आर, ठीक है। बी को हम बाहर लेंगे जो हमें निकालना है, और डी एल की वैल्यू क्या होगी बताइए, इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स को इसके इंटीग्रेट कराते रहे 2 पाई आर ही तो बनेगा, तो ये हो जाएगा बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन 2 पाई आर। 2 पाई आर से 2 पाई आर बिल्कुल झाड़ू की तरफ साफ, वैक्यूम क्लीनर सर, म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ पर एन है हमारे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट हमारा एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आई हमारा करंट है इस वायर में, और बी मैग्नेटिक फील्ड हमारी आ गई। तो यही हमें निकालना था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड, और यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। लास्ट में आज हम पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ उन बच्चों के लिए जो स्टाइलिश है, एसीएल पढ़ा, एसीएल उनके लिए एम्पियर सर्किटल लॉ। तो भाई सबसे पहले हम मान लेते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या होता है। सबसे पहले एक करंट कैरिंग हमारे पास कंडक्टर होता है, और उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हमारा सेटअप हो गया। मान लेते हैं यहाँ हमें निकालनी है इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो भाई ये यहाँ से आर यहाँ तक की हमारी डिस्टेंस है, और हमें तो प्रूफ करना है, तो वैल्यू नहीं निकालनी, हमें प्रूफ करना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो एम्पियर सर्किटल लॉ है, यानी बी डॉट डी एल है म्यू नॉट आई, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो भाई इसमें हम क्या करेंगे कि LHS लेकर चलेंगे और RHS हम निकाल देंगे।
ठीक है, तो सबसे पहले हम कह रहे हैं कि इसमें B.dl हम LHS लेकर चलेंगे और RHS निकाल देंगे। तो भाई सबसे पहले तो आपको मैंने बोला है कि इसमें एक एम्पीरियन लूप आप मान लीजिए, तो हम कोशिश करते हैं कि सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस हो रहा है उसी में हम एक एम्पीरियन लूप बनाते हैं, वहीं पर हमने DL भी ले लिया। DL और उसकी डायरेक्शन हो गई हमारी सेम, तो तो ये हो जाएगा हमारा B.dl cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो ये इस तरह से रह जाएगा। फिर हमारा B बाहर आ जाएगा। अब आपको आसान पड़ रहा होगा, ये कोई ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं, ठीक है। तो B हमारा क्या होगा बताइए। अब ये देखिए किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, μ0/4π2I, इसी के आगे का है, अपॉन, अगर रेडियस इसकी R मानी हुई है तो ये अपॉन R हो जाएगा। बहुत ही गंदी हैंड राइटिंग है सर, लेकिन ये आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है इसलिए आप समझ सकते हैं आसानी से कि क्यों आया ये। B की वैल्यू आ गई। अच्छा, DL जो इंटीग्रेशन है हमारा वो क्या है, सर्कल हो जाएगा 2πr, 2π से पाई से हमारा पाई कैंसिल, ठीक है। उसके बाद हमारा इस 2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 बचेगा यहाँ पर, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। R से ये R कैंसिल, कुल मिलाकर बचेगा μ0I, यानी मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी यानी हाँ ठीक है, इंटीग्रेशन आ गया, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ गया हमारा μ0I के इक्वल। तो इसलिए आपको इसकी एप्लीकेशन की यहाँ पर जरूरत थी, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपके आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, बहुत ही बंच ऑफ टॉपिक्स आपके समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आए हैं, डिसलाइक आप कर रहे हैं, बताइए मुझे मेरी गलती कहाँ पर आप कर क्यों रहे हैं, ताकि मैं उसको सुधार सकूँ। और न्यूमेरिकल्स आपको चाहिए, नोट्स आपको चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आपको, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको ये हेल्प ज़रूर होगी। और भाई चैनल है तो सब्सक्राइब भी करते हुए जाओ यार, ठीक है, शेयर भी करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।